फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गार्डनिंग दर्श पर। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फ्रूटिंग प्लांट्स के बारे में। फ्रूट प्लांट्स में आखिर फ्रूट्स क्यों नहीं लगते हैं और उन पे जो है बर्ड्स क्यों ड्रॉप होती हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे सामने ये चीकू का प्लांट देख रहे हैं। इस चीकू के प्लांट में काफ़ी ज़्यादा चीकू आए हुए हैं इस बारी, और जबकि ये 2 साल का प्लांट है। ये अप्रॉक्सीमेट मेरे पास जब आया था तो ग्राफ्टेड था ये, और इसमें उस समय पे सिर्फ 1 या 2 चीकू लगे हुए थे। इसकी हाइट जो थी वो अप्रॉक्सीमेट 1 या 1.5 फीट के आसपास होगी, और इसका ग्राफ्ट काफ़ी मजबूत था, इसमें अच्छे से डेवलप किया हुआ था। तो मैंने इसको नर्सरी से इसी तरीके से देख के लिया था कि इसके जो ग्राफ पोर्शन है उसकी मोटाई पे, यानी उसके कितना ओल्ड है वो उसको देख के मैंने लिया हुआ था। तो अब जो है इसमें 2 साल बाद देखिए कितना बड़ा भी हो चुका है, और इसमें रेगुलर फीडिंग के तौर पे मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक खादों का ही प्रयोग किया हुआ है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो मैंने इसमें फीडिंग दी हुई है उनका बहुत डिपेंड रोल करता है रोल, साथ ही साथ मिट्टी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और पॉट साइज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आप फ्रूटिंग प्लांट्स को लेके आएँ अपने घर पे, तो उनको सबसे पहले आप 12 इंची के पॉट में ही लगाएं। 12 इंची के पॉट में लगाने से क्या होता है कि जो उनका रूट सिस्टम होता है वो अच्छी तरीके से डेवलप होता है। छोटे पॉट में लगाने से में क्या होता है कि जब कभी भी हम प्लांट को बहुत बड़े पॉट में एक साथ लगा देते हैं तो उसमें जो पानी का जमाव है वो बहुत देर तक रहता है। यानी कि पानी का जमाव अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो हमारे प्लांट की जो रूट बॉल है वो बहुत ही छोटा है, और रूट बॉल छोटा होने के कारण जो है हमारा प्लांट वो काफ़ी इफेक्ट होता है उस वाटरिंग शेड्यूल से। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम उस पर वाटरिंग डेली कर रहे हैं, और वाटरिंग करने के साथ ही साथ जो है हम उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें किस पानी उसका मिट्टी का सूखा है या नहीं सूखा है, इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले प्लांट लाने के बाद में उसके पॉली बैग के हिसाब से उसके पॉट का साइज तय करना है। यानी अगर आपका पॉली बैग वो 4 इंच का है तो आप 6 इंच के पॉट में लगाएंगे। अगर आपका पॉली बैग 6 इंच का है तो आप 10 या 12 इंच के पॉट में लगाएंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमारा जो प्लांट होता है उसमें डिसीज़ कंट्रोल और डिसीज़ मैनेजमेंट का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यानी अगर आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरीके से बना रहे हैं तो उसमें डिसीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, XYZ कोई भी प्लांट हो, या फ्रूट प्लांट हो, या कोई भी ऐसा प्लांट हो जिसको ग्रो करने में आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो आप उसमें सिर्फ 40% अपनी गार्डन सॉइल ले लें, 40% जो है वो अपनी बालू ले लें। बालू यानी कि जो गंगा जी की रेत होती है, वाइट कलर की सैंड आती है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ऐसी सैंड आपको लेनी है। आपको लाल कलर की सैंड बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लाल कलर की सैंड हमारी मिट्टी को वो ठोस बना देती है। तो आपको हमेशा गंगा जी वाली रेत लेनी है। अगर आपके साइड में नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी सैंड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है। तो आप 40% जो है वो गार्डन सॉइल ले लेंगे, 40% जो है वो आप सैंड ले लेंगे, और उसमें 20% जो है अच्छी तरीके से डिकम्पोज की हुई गोबर खाद आपको मिलानी है। गोबर खाद मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो हमारी मिट्टी को कीचड़ जैसा बना देती है। यानी वर्मी कंपोस्ट में अगर कभी आप अपना प्लांट ग्रो करके देखें तो उसमें क्या होगा कि उसमें सॉगीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट की जो कैपेसिटी होती है पानी होल्ड करने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि गोबर खाद जो होती है वो मिट्टी को पोरस भी बनाती है, और पोरस बनाने के साथ साथ जो है उसमें लंबे समय तक नाइट्रोजन का प्रभाव भी रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोग वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में तय करना चाहते हैं कि उन्हें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे कंपोस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर लगी है वर्मी कंपोस्ट से। दूसरी चीज़ ये है, जब आपने मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के बाद में आपको जो है उस प्लांट के लगाने से पहले आपको बेस पे जो है थोड़ी सी गोबर खाद दे देनी है, और गोबर खाद के साथ में आपको फंजीसाइड का एक बारी जो है स्प्रे जरूर कर देना है जब आप पूरा प्लांट लगा लें। प्लांट को लगाने के बाद में जो उसके मिट्टी की ऊपरी लेयर है उस पर फंजीसाइड का आप स्प्रे जरूर करें। अब बात करते हैं रोगों के बारे में कि फ्रूट प्लांट्स में रोग किस तरीके के होते हैं। तो फ्रूट प्लांट्स में अक्सर जो है हमें रोग देखने को मिलते हैं। हमारी पत्तियां एकदम से गिर जाती हैं, या पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, या पत्तियां एकदम से पीली होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्लांट में फंगल अटैक हुआ है। फंगल अटैक को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पत्ते जो होते हैं वो सडनली ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, और आपके फ्रूट्स भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अगर उसमें कलियां हैं तो कलियां भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है।
अगर आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है तो आपको पानी देना कम कर देना चाहिए या कुछ दिनों के लिए पानी देना बंद कर देना चाहिए। यानी 3-4 दिन अगर आप पानी नहीं देते हैं तो आपका प्लांट मरेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर जो फंगल अटैक हुआ है उससे लड़ने के लिए उसको जो है काफ़ी क्षमता डेवलप होगी उसके अंदर। और आपको उसके साथ ये करना है, अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक अच्छा फंजीसाइड है जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर आप केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी फंजीसाइड बाजार से ला सकते हैं जिसके अंदर कार्बेजेंडियम हो या मैंकोजेब हो या दोनों ही हो। सिस्टमैटिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके अपनी मिट्टी के ऊपर दे दें और प्लांट के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो आपको फंगल अटैक से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ तरह के रोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो ऊपरी पत्ते हैं, जैसे आप ये दिखा रहा हूँ मैं आपको कोपल, तो ये हेल्दी कोपल है। अगर इसमें जो है आपके कुछ पत्तियां डी शेप होने लगती हैं या उसमें जो है बहुत सारे अजीब से आपको जो है उसमें शेप दिखने लगते हैं या वो जलने जैसी लगने लगती है, तो इसका मतलब होता है उसमें थ्रिप्स का अटैक हुआ है। तो आप थ्रिप्स के लिए जो है इमिडाक्लोरोपिड SL का यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल जो है वो नीम जेल या नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ आपको प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक में जो है वो पेस्टिसाइड बहुत ही कम है या कह सकते हैं कि ना के बराबर है। अगर आपके पास ऑप्शन भी आएगा तो नीम ऑयल का ऑप्शन आएगा या नीम से ही बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनको ही लेकर के यूज़ करना होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि केमिकल में जाना चाहें तो इमिडाक्लोरोपिड का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको रेस्ट्रिक्टेड की श्रेणी में नहीं रखा गया है, रेस्ट्रिक्टेड की श्रेणी में नहीं है, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसको कई जगह पे यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है, प्लांट की डिसीज़ के बाद में हमें देखना है उसमें खाद कौन सी देनी चाहिए। हमें खाद का रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लांट को सही तरीके से खाद नहीं देंगे तो गमले में लगा हुआ पौधा जो है वो जल्दी मर भी सकता है या उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको खाद के तौर पे इसमें महीने में एक बारी मुट्ठी भर के, यानी अगर आपका पौधा अगर 8 इंच के अंदर लगा हुआ है तो अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम, अगर आपका पौधा जो है वो 12 इंची में लगा हुआ है तो 100 ग्राम, और अगर आपका पौधा 24 इंची के पॉट में लगा हुआ है तो कम से कम 250 ग्राम जो है वो गोबर खाद, जो कि अच्छी तरीके से सड़ी हुई हो, यानी उसके अंदर कोई भी दुर्गंध ना हो, कोई भी सुगंध ना हो, इस तरीके की आपको गोबर खाद लेनी है। और उस गोबर खाद को आप अच्छी तरीके से ऊपर के सरफेस पे डाल करके मिट्टी पे उसकी गुड़ाई अच्छी तरीके से कर दें। गोबर के साथ खाद के साथ ही साथ आप उसमें कोई भी जो देसी टोटके वाली खादें हैं उनका प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे अनियन पील हो गया, बनाना पील हो गया। ये आपके पौधे को अगर फायदा करेगी तो बहुत ही अच्छा फायदा करेगी, वरना नहीं करेगी तो आपके पौधे को वो मार देगी। फंगल अटैक बहुत अच्छा होता है उससे। आपको फिर क्या करना है, आपको पोटेशियम रिच खादों के लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल लिमिटेड तौर पे कर सकते हैं। यानी अगर आपको यूज़ ही करना है तो लिमिटेड तौर पे आप रासायनिक खादों का अगर यूज़ करेंगे तो आपके पौधे पे या आपकी सेहत पे कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो पौधा बहुत जल्दी से जल्दी एनवायरनमेंट में वो सारी की सारी चीज़ें फ्री कर देता है जो भी केमिकल्स होते हैं। तो आपको लिमिटेड तौर पे पोटेशियम सल्फेट यानी कि 0050 का आपको इस्तेमाल करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।